आप अपने उम्र के लड़कों को, इतने सारे लड़के हैं, उनको छोड़कर किसी बूढ़े आदमी के साथ अफेयर करो जिसकी शादी हो चुकी है। अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी जवान लड़की से शादी कर रहे हो, तो आदमी की भी गलती है। लेकिन इसमें दोनों साइड में गलती है। ये एक गलत फिनोमेनन हो रहा है। ये पैसे की अट्रैक्शन है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अट्रैक्शन है। जिसका घर उजड़ जाता है, जिसकी 20-25 साल की शादी उजड़ जाती है, जिसके बच्चे एकदम से जैसे बेघर जैसे हो जाते हैं। आपको किसने कहा कि मैंने डायरेक्ट नहीं, वो फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की है, मुझे क्रेडिट नहीं दिया है। ये चोरी की है मेरे साथ। इन सबको मैं नंगा करने वाला हूँ इसमें बहुत ही जल्द। तो ये किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका ज़रूर खुलासा करूँगा। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है नसीम खान और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। वो, मैं समझता हूँ, उनका नाम ही अपने आप में तारुफ है, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते या बोलते हैं वो कोई उसमें कोई सीमा नहीं देखते। जो उन्हें लगता है, जो वो महसूस करते हैं अंदर से, क्या मैं एक लफ्ज़ और कहना चाहूँगा कि एक्टिंग नहीं कर सकते। वो जो उनको लगता है यहाँ से, वो उनकी ज़ुबान पे होता है और शायद यही लोगों को चुभ जाता है, क्योंकि वो सच कहते हैं। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं वन फ्राइडे नाइट की बात से शुरुआत करता हूँ। कैसे सोचा, और ये होता है जब हम इन जनरल बात करते हैं कि कम उम्र की लड़कियों को एक अधेड़ उम्र के शख्स से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। हाउ दिस होल आइडिया हैपेंड? दरअसल उनको शख्स से प्यार नहीं होता, उसके पैसे से प्यार हो जाता है। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया आया। तो मैंने देखा कि आजकल हमारे समाज में ये एक ट्रेंड है कि 20-22 साल की लड़की होती है और उसका अफेयर होता है जाके 60-65 साल के आदमी से। तो मुझे ये लगता है कि ये कुंवारी लड़की है, सिंगल लड़की है, खूबसूरत है, सब है, सब कुछ है इसके पास। क्या इसको कोई 25 साल का बॉयफ्रेंड नहीं मिला? अपनी उम्र का कोई लड़का नहीं मिला? कोई हैंडसम लड़का जिसके साथ वो अफेयर करे, वो नहीं मिला इसको एक 60-65 साल के अपने फादर या ग्रैंडफादर के उम्र के आदमी के साथ अफेयर करने की ज़रूरत क्या है? तो बायोलॉजिकली और नेचुरली एक जो इस उम्र की लड़की है विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू सच एन ओल्ड पर्सन। वो अपने से कुछ 10-15 साल सीनियर आदमी से अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन इतने वृद्ध और बूढ़े आदमी के साथ अट्रैक्शन ये नेचुरल और बायोलॉजिकल नहीं है। तो मैं ऐसी बहुत लड़कियों से मिल चुका हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ और मैं न्यूज़ में भी अक्सर देखते रहता हूँ। तो मुझे ऐसी लड़कियों से मिलकर समझ में ये आया कि दरअसल उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है। जो यंग लड़का है वो, उसके पास उतने पैसे नहीं होते, खुद का घर नहीं होता, वेल सेटल नहीं होता। जबकि जो थोड़ा बड़ी उम्र का आदमी होता है वो वेल सेटल्ड होता है, उसके पास भरपूर पैसा होता है, घर होता है, सब कुछ होता है। तो वो लड़की को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये अट्रैक्शन होती है लड़कियों की ऐसे आदमी से। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये गलत है कि आप अपने उम्र के लड़कों को, इतने सारे लड़के हैं, उनको छोड़कर किसी बूढ़े आदमी के साथ अफेयर करो जिसकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा है, खुश है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, उसके बच्चे हैं। वहाँ ऐसी लड़कियाँ जाके वो शादी तोड़ती हैं, होम ब्रेकर बनती हैं और ऐसे आदमी के साथ शादी कर लेती हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। इसमें आदमी की भी गलती है, इसमें बिल्कुल मर्द की भी गलती है कि आप अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी जवान लड़की से शादी कर रहे हो, तो आदमी की भी गलती है। लेकिन इसमें दोनों साइड में गलती है। ये एक गलत फिनोमेनन हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी बूढ़ा आदमी, कितना बूढ़े से बूढ़ा आदमी होगा, बायोलॉजिकली और नेचुरली उसको अट्रैक्शन जरूर होगी एक जवान लड़की से। लेकिन जवान लड़की को किसी बूढ़े आदमी के साथ नेचुरली, बायोलॉजिकली अट्रैक्शन नहीं होती है। ये पैसे की अट्रैक्शन है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अट्रैक्शन है। और इसकी वजह से इसका जो बोझ लेना पड़ता है दूसरी औरत को, जो आदमी की वाइफ है, जिसका घर उजड़ जाता है, जिसकी 20-25 साल की शादी उजड़ जाती है, जिसके बच्चे एकदम से जैसे बेघर जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से कई सेलिब्रिटी औरतें हैं जिन्होंने ये सब किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेलिब्रिटी हैं, घर घर में सब जानते हैं, हाउस होल्ड नेम्स हैं। लेकिन उनको छोड़कर तो जो अननोन लड़कियां, ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में। अभी तो ये बहुत ही भारी ट्रेंड हो गया है। तो जब मैंने ये ट्रेंड देखा तो मैं चाहता था कि इसको एक्सप्रेस करूं, इसको सिनेमैटिक तरीके से मैं इसको दर्शकों के सामने लेकर आऊं कि दिखाऊं कि ऐसा होता है। तो फिल्म में मैंने
लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट के सीन्स रखे हैं, जिसमें रवीना टंडन जो मिलिंद सोमन की वाइफ है और विधि चितालिया जो नई एक्ट्रेस है, जो 22 साल की लड़की दिखाई है जिसका मिलिंद सोमन के साथ अफेयर हो रहा है, और वो मिलिंद सोमन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तू मेरे से शादी कर ले, अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे से शादी कर ले। तो मैंने वाइफ और जो गर्लफ्रेंड है उसमें, उन दोनों में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के सीन्स दिखाए हैं। तो उसमें मैंने दोनों का नज़रिया दिखाया है। अभी जो ये होम ब्रेकर लड़कियों से मैं मिल चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया मैं कईयों से मिल चुका हूँ, मैंने देखा है कि उनका सोचना ये होता है, वो कभी ये नहीं सोचती हैं कि हम गलत कर रही हैं। वो दुनिया को जस्टिफाई करती हैं और अपने आप को भी जस्टिफाई करती हैं कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आदमी हमारे साथ आता है, हमारे साथ अफेयर करता है, वो तो अपनी मर्जी से कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम उसको ज़बरदस्ती गन रख के अफेयर करवा रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से कर रहा है। और क्योंकि वो मेरे साथ अफेयर कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है अपनी शादी में, इसलिए तो मेरे साथ अफेयर कर रहा है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो जो होम ब्रेकर लड़कियां होती हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। लेकिन जो वाइफ होती है, जिसका घर उजड़ रहा है, उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि भाई मेरा तो हस्बैंड था, अच्छा भला हस्बैंड था, तूने क्यों उसको फंसाकर मेरा घर उजाड़ दिया। ये वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये मैंने दिखाया है फिल्म में पूरा, बहुत लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स और अच्छे अच्छे डायलॉग्स के साथ ये मैंने दोनों औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। तो ये हमारे समाज में एक अभी ट्रेंड चालू है, जो मैंने इस फिल्म के ज़रिए से लोगों के सामने लाया है। अभी मैं कोई फिल्म बनाता हूँ तो उसमें मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं कोई पार्शियलिटी या मैं किसी एक साइड की मतलब मैं कोई ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर सकता हूँ कि ये सही है ये गलत है। मैंने तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। मैंने उस औरत का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है जिसका घर उजड़ गया, जिसका हस्बैंड दूसरी लड़की उठा के ले गई, जैसे रवीना टंडन। फिर मैंने लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है जो 22 साल की लड़की है, जो कह रही है कि ये शादीशुदा आदमी मेरे साथ अफेयर कर रहा है अपनी मर्ज़ी के साथ, तो उसमें मेरी क्या गलती है। फिर मैंने आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है जो अपनी औरत के होते हुए, शादीशुदा होते हुए, एडवांस्ड एज का होते हुए, वो अपने से 30 साल जवान लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, मैंने उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। तो मैंने तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है और मैंने वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका कौन सही है कौन गलत है ये बोलने का हक मुझे नहीं है। एज अ फिल्म मेकर मुझे सबका नज़रिया दिखाने का ये हक है मुझे, कि मैं दिखा सकता हूँ कि इस शख्स का ये नज़रिया है, इस शख्स का ये नज़रिया है। अभी मैंने फिल्म में कोई जजमेंट नहीं दी है, मैंने सबका नज़रिया दिखाया है। मनीष सर, इतने सालों से यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और इतना बेहतरीन काम कर चुके हैं। स्टोन मर्डर की बात कर लो, रहस्य की बात कर लो, रिसेंट रिलीज ऋचा चड्ढा की द कोर्ट रूम ड्रामा, सेक्शन 375 इज सो वेल रिटन। जब आप इस तरह की राइटिंग का हिस्सा हैं और इतने उम्दा राइटर हैं, क्यों आप जब अब इस तरह का जब आप 375 की बात करें तो आपने खुद डायरेक्ट क्यों नहीं की? और क्या वजह रही कि जब आप इतना अच्छा लिख सकते हैं और उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, यू आर नोन एज अ डायरेक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री, क्या वजह है कि आप खुद वो डायरेक्टर वाली कुर्सी पे बहुत कम बैठते हैं? आपको किसने कहा कि मैंने डायरेक्ट नहीं किया? नहीं, वो फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की है, मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। मैं बिल्कुल चुप रहा उस वक्त पे, क्योंकि इन्होंने मुझे एनडीए साइन करवाया था। हाँ। मुझे पैसे भी दिए थे और एनडीए साइन करवाया था, और मुझसे कहा था कि प्रेस को मत बोलना कि क्या हुआ था। ये बहुत बड़ा कांड है और इसका मैं खुलासा बिल्कुल करने वाला हूँ। और जो चोर थे जिन्होंने ये चोरी की है मेरे साथ, उन सबको मैं नंगा करने वाला हूँ प्रेस में बहुत ही जल्द। तो फिल्म सेक्शन 375 मैंने ही डायरेक्ट की है, पर मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। इसके पीछे दो शख्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। मैं उनका खुलासा जरूर करूँगा। जिसको क्रेडिट दिया गया डायरेक्टर का, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसने कुछ नहीं किया। वो महज एक कठपुतली है, वो एक पपेट है, पपेट। जैसे जिन्होंने ये सब किया है मेरे साथ, तो उनके हाथ में वो एक कठपुतली था। तो सारा मेरा दिमाग, मेरी मेहनत, जो मैंने काम किया है, उसका क्रेडिट उठा के किसी और को दे दिया। तो ये बहुत बड़ा कांड है अपने आप में, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, तो ये किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका ज़रूर खुलासा करूंगा। और वो जो ये दो आदमी हैं, ये बहुत बड़े चोर हैं, दोनों के दोनों छठे हुए चोर हैं और बहुत ही नटोरियस हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, दोनों अलग अलग जो आदमी अलग अलग हैं, बहुत बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, इसलिए इनके खिलाफ कोई कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है।
सब डरते हैं इनसे, इनका खुलासा किसी ने किया नहीं है, लेकिन अभी वक्त आ गया कि इनको नंगा किया जाए प्रेस में, और मैं जल्द ही करूँगा। मनीष सर, क्या बीतती है जब एक आर्टिस्ट, एक हर किसी भी लिहाज से, जैसे आप एक बेहतरीन राइटर हैं, डायरेक्शन यू नो वेरी वेल, जब इस तरह से कोई आपसे काम करवा ले और आपकी पूरी मेहनत मशक्क़त, पूरा क्रिएटिविटी कहीं झोंक दें आप दिल से, आत्मा से, और उसके बाद क्रेडिट किसी और को दे दे, हाउ, आई मीन, मतलब जस्ट वांट टू, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, ये तो व्हेन इट हैपेंड, पोस्ट फिल्म और बिफोर द फिल्म? नहीं, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, वो हुआ लंबा था, बहुत लंबा, आपको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, ये अलग से एक इंटरव्यू में पूरा खुलासा करूंगा, तो पूरा खुलासा करूंगा। और इन जिन्होंने ये किया है उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ही नहीं, उन्होंने बहुतों के साथ ये किया है, लेकिन दूसरों में हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ बोल सके। मैं इतने डायरेक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने सेम कंप्लेंट किया, अरे ये पार्टी ने मेरे साथ ऐसा किया, ये पार्टी ने मेरे साथ, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है आके बोलने की। तो मैंने बोला यार तुम आके बोलो, केस करो उन पे, कोर्ट में केस करो, आके बोलो प्रेस में। बोलते नहीं यार, इतने बड़े आदमी से कौन पंगा लेगा। बस ऐसे ही सब डर के रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री का तो यही हाल रहेगा ना। अभी क्या हमारी इंडस्ट्री में ना, जो स्क्रिप्ट हाईजैकिंग, जिसको मैं बोलता हूँ स्क्रिप्ट हाईजैकिंग या प्रोजेक्ट हाईजैकिंग, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब फिल्म डायरेक्ट कौन करता है और क्रेडिट किसी और को दिया जाता है। तो ये सब पॉलिटिक्स, ये ईगो का प्ले, और ये बहुत सी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व, ये सब बहुत होता है इंडस्ट्री में। तो ये मैं कहता हूँ, जैसे चोरी, मर्डर, रेप, ये एक आर्टिस्ट के साथ इस तरह का संगीन जुर्म है। मनीष सर, क्या आप ये भी मानते हैं कि जितना सिनेमा, जितना काम आपने किया है, उसके मुकाबले और ज़्यादा कर पाते अगर ये सब जो चल रहा है इंडस्ट्री में, आई डोंट नो क्या नाम दिया जाए इस बात को, कि किसी और के काम पे अपना हक जता लेना, क्योंकि आप इंडस्ट्री के बड़े आदमी हैं, या बड़े प्रोड्यूसर हैं, या बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, या बड़े एक्टर हैं, या बड़े एक्टर हैं, या बड़े एक्टर, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। हाँ, या आप बड़े एक्टर हैं, तो और यहाँ आप बड़े एक्टर के बेटे भी हैं, या आप बड़े एक्टर के बेटे भी हैं। क्या आप मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा परिवारवाद है, और जो काबिल लोग हैं, जो बाहर से आए, जिन्होंने अपनी काबिलियत पे अपनी दुनिया, अपनी जगह बनाई है, और उनको कहीं पीछे धकेला जा रहा है? हाँ देखो, ये इंडस्ट्री में मेरिट पे काम नहीं होता, यहाँ होता है काम चमचागिरी से। तो आप उतने ही ऊपर जाओगे जितने आप किसी बहुत बड़े आदमी के चमचे हो। अभी हमारी इंडस्ट्री में 99% डायरेक्टर्स जो हैं वो दरअसल डायरेक्टर्स नहीं हैं, वो तो यहाँ एक्टर के चमचे हैं, या वो प्रोड्यूसर के चमचे हैं, या स्टूडियो हेड के चमचे हैं। तो उनकी कोई विजन नहीं है। 1% डायरेक्टर्स हैं जो असली डायरेक्टर हैं, जो दिग्गज डायरेक्टर हैं, जो जिनका बहुत बड़ा नाम है। आप राजू ईरानी देख लो, संजय लीला बंसाली, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, प्रकाश झा, ये अपनी विजन से फिल्म बनाते हैं। ये असली डायरेक्टर है, ये उनकी एक विजन होती है, उस विजन के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो क्या है, वो किसी बहुत बड़े प्रोड्यूसर के असिस्टेंट होते हैं। तो दरअसल विजन वो प्रोड्यूसर की होती है, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है चल तू डायरेक्टर बन जा, ऐसा कर ले, ये स्क्रिप्ट ले, एक्टर को ये एक्टर ले ले, एक्टर वो प्रोड्यूसर ही लेके आता है, सब पूरा सेटअप प्रोड्यूसर ही करता है, उसको बोलता है जाके तू हैंडल कर लेना। तो वो दरअसल वो एग्जीक्यूटर होते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर जैसे होते हैं वो, उनको लेकिन टाइटल दिया जाता है डायरेक्टर का, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के चमचे हैं। दूसरी सिचुएशन में एक्टर का चमचा डायरेक्टर बनता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, उसमें कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, छोटा मोटा ही एक्टर है वो। उस एक्टर ने डिक्टेट किया कि ये डायरेक्टर होना चाहिए। तो यहां एक्टर डिक्टेट करता है कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है, तो फिल्म डायरेक्टर की विजन कहां से हुई? वो तो एक्टर की वैनिटी को हाईलाइट करने के लिए फिल्म बन रही है। तो एक्टर सारी डिसीजन लेता है। आप बताओ, ये ऐसी इंडस्ट्री चल कैसे सकती है जब एक्टर प्रोड्यूसर पे डिक्टेट कर रहा है कि मुझे वो डायरेक्टर चाहिए? और बहुत बड़े एक्टर जो हैं वो ऐसा कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटे मोटे एक्टर हैं। मतलब कोई तो एक्टर ऐसे हैं कि आम पब्लिक तो उनको पहचानेगी भी नहीं, वो डिक्टेट कर रहे हैं प्रोड्यूसर को, नहीं हमारे मर्जी का डायरेक्टर होना चाहिए। फिर वो डायरेक्टर ऐसा पकड़ते हैं जो उनका चमचा होता है, जो बिल्कुल उनके हिसाब से काम करता है, फिर वो उनको हाईलाइट करता है, मतलब हर सीन में उन्हीं को दिखाता है। वो एक्टर जैसा करना चाहता है उसको वैसे करने का फ्रीडम मिलता है। तो ये वो एक्टर की विजन बन जाती है, डायरेक्टर की विजन नहीं, वो एक्टर की वैनिटी के लिए फिल्म बनती है। इसलिए आप देखोगे कई फिल्में जो बिल्कुल ही वाहियात बकवास फिल्में बनती हैं, और आप सोचते हो डायरेक्टर सोच क्या रहा था ऐसी फिल्म बनाने के टाइम पे। प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टर सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि डायरेक्टर की कोई सही नहीं है उसमें, वो तो एक्टर जैसा बोल रहा है वो वैसा किया जा रहा है।
सबसे वाहियात फिल्म आपने हाल फिलहाल में कौन सी आपको लगी? मुझे तो बॉलीवुड की ज़्यादा करके फिल्में सारी वाहियात ही लगती हैं। मैं इसलिए देखता ही नहीं हूँ, तो क्योंकि वो एक बुरी सीख आ जाती है, एक गंदी सीख दिमाग में आ जाती है। तो मैं एक ज़माने में मैं फिल्में देखता था, बॉलीवुड की फिल्में देखता था, क्योंकि मुझे चंद डायरेक्टर बहुत पसंद थे। मैं नाम लेता हूँ: विशाल भारद्वाज, प्रकाश झा, अनुराग कश्यप, राजू ईरानी, ये सब बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। इनकी फिल्में मैं देखता था पहले। अभी मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स को भी जो स्टूडियोज़ ने अपना गुलाम बना के रख दिया है, इतने दिग्गज डायरेक्टर्स को स्टूडियो वाले बोलते हैं। स्टूडियो में 20-25 साल के लड़के बैठे होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डिक्टेट करते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो ये सारे डायरेक्टर्स भटक गए हैं, उनको दे हैव लॉस्ट देयर वॉइस, उनकी विजन को दबा दिया गया, दबोच लिया गया पूरा। तो ये है, इसलिए मैं हिंदी फिल्म देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों में देखकर कुछ सीखने नहीं मिलता, उल्टा एक गंदा बुरा इन्फ्लुएंस दिमाग में आता है। तो इसलिए मैं सिर्फ हॉलीवुड की सिलेक्टेड फिल्में देखता हूँ। मोस्टली जो थोड़ी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स होती हैं, जो बहुत अच्छी फिल्म्स होती हैं या सीरीज़ होती हैं, वो मैं देखता हूँ। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मैं देखता हूँ, डेविड फिंचर की फिल्म मैं देखता हूँ, रिडले स्कॉट की फिल्म मैं देखता हूँ, ऑलिवर स्टोन की फिल्म पहले देखता था पहले ज़माने में। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स मैं देखता हूँ जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, और फिर मैं अपने काम को उस लेवल तक लाने की हमेशा कोशिश में रहता हूँ। क्या आप ये मानते हैं कि एक दौर था जब बहुत चुनिंदा लोगों को फिल्म मेकिंग मालूम थी? मैं जैसे बात कर रहा हूँ, बिमल रॉय की बात कर रहा हूँ, या के आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ, या मैं 90s में प्रकाश मेहरा साहब की बात कर रहा हूँ, या किसी बकड़िया की बात कर रहा हूँ। बहुत चुनिंदा लोगों को फिल्म मेकिंग मालूम थी, और वही सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। क्या आप मानते हैं कि कॉर्पोरेट के आने से सब कुछ भ्रष्ट हो गया है? बिल्कुल। जो कॉर्पोरेट स्टूडियोज आए हैं, उन्होंने पूरी सिनेमा का सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने सिनेमा को डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरह से। इसीलिए आज के ज़माने में ना शोले बनती है, शोले बन ही नहीं सकती आज के ज़माने में, मुगले आज़म बन ही नहीं सकती आज के ज़माने में, क्योंकि ये स्टूडियो वाले उनको बनाने ही नहीं देंगे। पहले क्या होता था, बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स होते थे जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विजन होती थी, वो बहुत महान फिल्म बनाते थे, बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, क्योंकि वो अपनी विजन के हिसाब से फिल्म बनाते थे। और एक प्रोड्यूसर होता था, एक फाइनेंसर होता था, जिसे उन पर विश्वास होता था और अपना पूरा पैसा एनर्जी उस पर लगाते थे वो फिल्म बनाने पर। और सबका तो ये सब दिग्गज डायरेक्टर, एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक फाइनेंसर, ये मिलकर फिल्म बनाते थे और बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनती थी। अब क्या हो गया, कॉर्पोरेट्स के आने से सारा सत्यानाश हो गया। कॉर्पोरेट्स में 15 लोगों की टीम होती है, जो सारे 20-25 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, और वो फेल्ड हारे हुए फेल्ड राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब वो बनना चाहते हैं राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, लेकिन फेल हो चुके होते हैं, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है, इसलिए वो राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन नहीं कर पाए, फेल हो जाते हैं। तो वो जाके स्टूडियो में बैठ जाते हैं, स्टूडियो में नौकरी करने लगते हैं। अभी इनका क्या है, जब ये नौकरी कर रहे हैं तो इनको अपनी सैलरी और अपनी नौकरी जस्टिफाई करनी पड़ती है। उनको मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं और हमारा भी इनपुट जा रहा है फिल्म में, और हमारी वजह से फिल्म अच्छी हो रही है। तो क्या करते हैं, 15 लोग बैठ के जो डायरेक्टर है उसको और राइटर को अपना बेवकूफ़ी वाला ज्ञान झाड़ते हैं, कि उनको तो आइडिया है नहीं ना, ये सारे फेल्ड लोग हैं, इनको कुछ फिल्म मेकिंग का आइडिया नहीं है। तो उन पे प्रेशर है कि हमें मैनेजमेंट को दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारी भी इनपुट है। तो बेवजह के सजेशंस, बेवजह का प्रेशर देते हैं प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, राइटर को, बेवजह की सजेशंस और इंटरफेरेंस करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। उसमें क्या होता है, जो बहुत स्ट्रांग डायरेक्टर है वो तो उनको बोल देता है, गेट आउट, मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगा, तुम हटो यहाँ से। उसमें वो चंद डायरेक्टर हैं, एक अनुराग कश्यप हुआ, एक प्रकाश झा हुआ, राजू रानी हुआ, ऐसे कुछ चंद डायरेक्टर हैं जो इतना बोल पाते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या है, एक डायरेक्टर की विजन डाइल्यूट हो जाती है, कि डायरेक्टर को काम करने की जगह वो इन सब से जंग लड़ रहा होता है, बस अपनी फिल्म को बनाने के लिए। हाँ, कि फिल्म फ्लोर पे आ जाए, वो उसको जंग लड़नी पड़ती है इन सब बेवकूफ़ों से। जो दूसरे डायरेक्टर हैं, जो इतने ताकतवर नहीं हैं, वो तो पूरे इनके बहकावे में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो इनकी सजेशंस इनकॉर्पोरेट कर करके वो फिल्म को पूरा डाइल्यूट कर देते हैं। तब आप देखते हैं कि यार फिल्म में तो इम्पैक्ट ही नहीं है। अभी डायरेक्टर की गलती बोलोगे, नहीं है डायरेक्टर की गलती, क्योंकि उसके हिसाब से तो फिल्म बनी नहीं है।
डायरेक्टर और राइटर ने क्या फिल्म सोची थी और फिल्म क्या बन गई, क्योंकि वो बारातियों का स्वागत कर रहे हैं डायरेक्टर और राइटर। मतलब 15 लोग हैं टीम में, हाँ तेरी भी सजेशन ले लेता हूँ, तेरी भी सजेशन ले लेता हूँ, सबकी सजेशन इनकॉर्पोरेट कर करके वो फिल्म का सत्यानाश कर देते हैं, पूरा डाइल्यूट कर देते हैं। फिर स्टूडियोज़ का भी ये फैशन बन गया, एडिट में आके वो इंटरफेरेंस करते हैं, एडिट में आके पूरी फिल्म चेंज कर देते हैं। अभी स्टूडियो वालों को तो एडिट की ABCD भी नहीं पता है, उनको म्यूजिक की ABCD भी नहीं पता है। 20-25 साल लगते हैं डायरेक्शन सीखने को, किसी भी शख्स को डायरेक्शन सीखने को 20-25 साल लगते हैं। तो ये जो नौसिखे लोग हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, आके कुछ भी अपनी बेवकूफ़ी की शेखी झाड़ते हैं। तो उससे ना सारा जो फिल्म है या वेब सीरीज सत्यानाश हो जाता है उसका। तो इसीलिए जो अच्छी फिल्म या वेब सीरीज गिनी चुनी जो आती है वो इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्टर है वो बहुत ही अड़ियल और कड़क है, उसने किसी की बात नहीं सुनी, अपने हिसाब से बनाया। हाँ, लेकिन अभी मुझे ये बताओ, जब एक डायरेक्टर है जिसको इतना काम करना है, एक फिल्म बनाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है। आपको 300 लोगों को हैंडल करना है, आपको एक्टर के टैंट्रम हैंडल करने हैं, आपको कैमरामैन के टैंट्रम हैंडल करने हैं, आपको हर डिपार्टमेंट पे ध्यान देना है। इस पर तो आप पे एक एडिशनल बोझ पड़ जाता है कि आपको स्टूडियो के 15 बेवकूफ़ों को टैकल करना है। वो 15 बेवकूफ़ जिनका कोई इनपुट है नहीं फिल्म में, बस बेवजह अपनी दखलंदाजी इंटरफेरेंस करके फिल्म बिगाड़ रहे हैं, उनको जरा पीछे रखना है। तो आप सोचो डायरेक्टर पर लोड कितना पड़ जाता है, तो इससे फिल्म पे असर भी पड़ता है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ जहां आपको लगा कि बहुत दखल दिया जा रहा है मेरे काम में, और माइट भी जिस तरह का आपका नेचर है, क्योंकि मैंने कहा बहुत बेबाक है, हो सकता है आपने कहा भाई मैं नहीं कर रहा। हाँ, कई बार हुआ है, जैसे कई बार हुआ ये कोई एक दो प्रोजेक्ट के नाम तो बताइए। मैं किसी का ऐसे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ बेचारा वो अपनी नौकरी खो बैठे। वैसे ही अपनी नौकरी बचाने के लिए स्टूडियो वाले लोग ऐसे सब दखलंदाजी करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, सिनेमा को मार रहे हैं। मैं अगर किसी का नाम ले लूँ, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। तो मेरी ऐसी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरा ये सब कहने का उद्देश्य यही है कि बेवकूफ़ों, जाग जाओ, अभी भी टाइम है, सिनेमा को बर्बाद मत करो, अपनी बेवकूफ़ी थोड़ी कंट्रोल में रखो, तो सिनेमा सर्वाइव करेगा और उभर के आएगा। तो मेरा ये उद्देश्य है। KGF, पुष्पा, वो मैं जब देखता हूँ फिल्में, जब मैं एज ए जर्नलिस्ट जब फिल्में देखता हूँ, या मैं KGF की बात करता हूँ, पुष्पा की बात करता हूँ, तो मुझे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन याद आते हैं। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है एज ए इंडिविजुअल कि इट्स ऑल अबाउट स्वैग। बच्चन साहब को अगर आप शराबी में देखें, इट्स ऑल अबाउट स्वैग। वो जिस तरह से चल रहे हैं, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो, रोड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है, लोग शराब पी रहे हैं, भैया तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं शादी कराने की, हमारी 3 बहनें हैं। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई इंडिविजुअल व्यू, कि पुष्पा की बात कर लो या मैं KGF की बात कर लो, और जिस तरह से साउथ हावी हुआ है बॉलीवुड में इन चंद सालों में, मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट स्वैग। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट सर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि साउथ की फिल्में क्या ठीक कर रही हैं जो हिंदी फिल्में ठीक नहीं कर पा रही हैं। वही है जो आपने पहले कहा, साउथ की फिल्मों में एक प्रोड्यूसर होता है जो अपने घर के पैसे लगाता है। वो अपने घर के पैसे लगाकर, करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बनाता है। तो सोचो उसको कितना पैशन होता है फिल्म के बारे में। वो फिल्म को एक अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है। तो इसीलिए वो पूरा समझ के लेता है कि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस क्या चाहती है, वो सब कुछ उस फिल्म में डालता है। और ये जो इतना पैसा लगाता है और इतना बड़ा प्रोड्यूसर होता है, उसको एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। तो उस प्रोड्यूसर के एक्सपीरियंस से डायरेक्टर को और एक्टर्स को सबको एक पुश मिलता है, और इस करके वो फिल्म सक्सीड हो रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, प्रोड्यूसर तो आज प्रोडक्शन मैनेजर बन चुका है। सारे स्टूडियो प्रोड्यूसर हैं, तो स्टूडियो हेड है वो प्रोड्यूसर है, दरअसल प्रोड्यूसर है। और जो असल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, वो तो मतलब उनका चपरासी जैसा हो गया है। वो स्टूडियो हेड पूरा डिक्टेट करता है उसको। अब स्टूडियो हेड तो एक नौकरी पेशा आदमी है, वो 9 बजे ऑफिस में आता है, 5 बजे ऑफिस से निकल जाता है। वो खुद के पैसे थोड़ी ना लगा रहा है, वो तो कंपनी के पैसे लगा रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई पैशन, विजन, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए एक जॉब है। फिर वो स्टूडियो हेड्स को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टूडियो सिस्टम बहुत नया है, इसलिए एक्सपीरियंस स्टूडियो हेड्स हैं ही नहीं। ऊपर से कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो ऐसे प्रोडक्शन
एग्जीक्यूटिव्स को, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करे, ऐसा भी नहीं है। तो इन स्टूडियो हेड्स को कुछ आता जाता नहीं है। तो जो प्रोड्यूसर है वो स्टूडियो हेड है हिंदी फिल्म का, दरअसल वहाँ हिंदी फिल्में मार खा रही हैं क्योंकि वो घबराते हैं, अरे ये मत दिखाना, वो मत दिखाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। अपना इंटरफेरेंस होता है उनका। इंटरफेरेंस जबकि होता है लेकिन पैशन है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? जुनून नहीं है, जुनून बिल्कुल नहीं है। एक नौकरी पेशा आदमी जो एक फिल्म हाफ हार्टेडली एक नौकरी कर रहा है और कल कोई दूसरी नौकरी कर रहा है, लेकिन साउथ का प्रोड्यूसर, उसके घर के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, वो उसको तो झक मार के फिल्म हिट ही करनी है और उसका पैशन लगा है, उसका वो तो रास्ते पे आ जाएगा अगर फिल्म हिट नहीं हो। तो वो हर कुछ करता है फिल्म को हिट करने के लिए। इसलिए आप देख रहे हो कि साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं और हिंदी फिल्म फ्लॉप हो रही हैं। मनीष जी, सरकार से लेकर अब तक जो जितना भी सिनेमा आपने किया है, बहुत है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल सिनेमा रहा है जो मुझे लगता है, डोंट नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्या आप मानते हैं कि, और जिस वक्त वो फिल्में बनी, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ या मैं और फिल्मों की बात कर रहा हूँ, अब जितना सोशल मीडिया का दखल हो गया है, कोई XYZ संस्था या धर्म के कुछ लोग या कोई धार्मिक संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ के जिस तरह से ऑब्जेक्ट कर लेती है चीज़ों को, जैसे प्रकाश झा का आपने बड़ा जिक्र किया। प्रकाश झा के सर के साथ क्या हुआ था राजस्थान में हम सबको पता है, जब वो फिल्म शूट कर रहे थे। तो आप ये जो दखल अब होने लगा है जो पहले नहीं होता था, उस बारे में आपको क्या कहना है? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? दखल पहले भी होता था, दखल अब भी होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी मीडिया और सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि सबको पता चल जाता है कि ऐसा दखल हुआ है। तो वो जो दखल अंदाजी है वो ज़्यादा फेमस हो गई है। ऊपर से क्या है, जब आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि कोई भी कहीं भी शूटिंग चालू होती है तो सब कास्ट और क्रू मेंबर्स वो सारे वीडियोस और फोटोज़ डालने लगते हैं कि हम फलानी जगह पे शूट कर रहे हैं, फलानी जगह पे शूट कर रहे हैं। तो ये आसान हो जाता है। ये सब जो मिसक्रिएंट्स हैं, ये जो सब लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, फिल्म का शूट रोकते हैं वगैरह, तो तंग करते हैं, इन सब को पता चल जाता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है, वहाँ शूटिंग हो रही है। आइंदा नहीं तो पहले ज़माने में कहाँ पता चलता था? कोई फिल्म का क्रू जाके अगर राजस्थान में शूटिंग कर रहा है तो किसी को कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलता था। अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से एक्सेस बहुत मिल गया है। पूरी दुनिया को पता होता है यहाँ ये फलाने फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही है, तो चलो जाके कुछ उधम मचाते हैं और सोचते हैं कि उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी, सोचते हैं कि उनको कुछ शायद पैसे ऐड पाएंगे। ये सब होता है ज़्यादा करके पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी के लिए करते हैं ये सब। उनको कोई मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो भी लोग धार्मिक मुद्दे पे ऑब्जेक्शन लेते हैं या किसी भी और मुद्दे पे जो ऑब्जेक्शन लेते हैं किसी भी फिल्म के खिलाफ, इनको कोई धर्म से दूर पार का कोई लेना देना नहीं होता। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है। इनको सिर्फ दो इंटरेस्ट होते हैं, एक तो चीप पब्लिसिटी, खुद की पब्लिसिटी करना। इनको तो कोई जानता नहीं है, दे अननोन पीपल, लेकिन किसी बड़े फिल्म को रोक दें तो उनका नाम न्यूज़पेपर में आ जाता है, सब पूरी दुनिया को पता चलता है ये अच्छा ये शख्स या ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। तो ये ज़्यादा करके चीप पब्लिसिटी के लिए करते हैं और कभी कभी पैसे ऐंठने के लिए करते हैं। तो इनका मोटिव ये होता है। इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये एक न्यूसेंस है, इनके साथ डील करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ? प्रॉब्लम है कि हमारी पुलिस फोर्स एकदम निकम्मी है, कुछ करते नहीं है। कोई फिल्म आके तुम्हारी रोक देता है, तोड़फोड़ करता है सेट पे, तुम्हें शूटिंग नहीं करने देता, जबकि हमने पुलिस परमिशन लेने के लिए लाखों रुपए भरे होते हैं। पुलिस को लाखों रुपए जाते हैं परमिशन के लिए, फिर भी कुछ करते नहीं है। कोई सेट पे आके रोक दे, हमारी शूटिंग तोड़फोड़ करे, पुलिस कुछ करती नहीं है। तो ये पुलिस का जो निकम्मापन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर पुलिस कड़क होए तो इनकी मजाल नहीं हो कि ऐसे आके शूट पे कुछ भी आके बदतमीज़ी करें या कुछ नुकसान आके करें। तो ये गलती इसमें पुलिस की है। पुलिस निकम्मी है। उनको सिर्फ कपल्स जो यहाँ वहाँ चुम्मा चाटी कर रहे हैं उनको जाके पकड़ो, उनको मुर्गा बनाओ, बस उनको ये करना आता है। ठीक है, ताकत है तो गैंगस्टर, टेररिस्ट और ऐसे जो असली गुनहगार हैं उनको पकड़ के दिखाओ। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। आदि पुरुष के बारे में मनीष सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने फिल्म देखी आदि पुरुष, मैंने फिल्म देखी। वत्सल सेठ जो एक्टर है, मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी हॉस्टल, वो उस फिल्म में था, इंद्रजीत का रोल उसने किया था। उसने मुझे बोला था आप देख लेना फिल्म, तो मैंने फिल्म देखी। मुझे वो एक बचकानी सी सुपर हीरो टाइप की फिल्म लगी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन यूज़ की गई है। उस तरह की मेरे को फिल्म लगी। वो उसमें वो रामायण तो थी नहीं, वो रामायण तो बिल्कुल ही नहीं थी।
रामायण को तो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो मेरा ये सोचना था कि इन्होंने ये फिल्म को रामायण बोला ही क्यों, इन्हें ये फिल्म को रामायण बोलना ही नहीं चाहिए था, इन्हें कुछ फिक्टिशियस नाम रखने चाहिए थे और एक्शन वैक्शन दिखा दिया। और वैसे भी किसी की भी सूरत को तो मिलती रहा था, स्केलेटोर जो एक हीमैन में कैरेक्टर था स्केलेटोर, वो मुझे दिखा था। मैं सोच रहा था वो कहाँ से आ गया, ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी में स्केलेटोर कहाँ से आ गया, ये मैं सोच रहा था। फिर मैं देख रहा था कि वो तो ग्रीक ड्रेस होती थी, ग्रीक, रोमन और इंग्लिश, इंग्लैंड में जैसे वो नाइट्स वगैरह कपड़े पहनते थे वैसे दिखाए हैं। फिर मैंने देखा वो फिल्म थी थॉर, हमारी मार्वल की फिल्म है थॉर, तो वो थॉर के जैसे कॉस्ट्यूम्स दिखाए हैं। लंका को भी एसगार्ड, थॉर में जैसा एसगार्ड दिखाया है, प्लैनेट दूसरा प्लैनेट है वैसा दिखाया है। तो मैंने सोचा ये क्या हो क्या रहा है, तुम्हें एक फैंटेसी फिल्म बनानी है, एक्शन फिल्म, फैंटेसी फिल्म बनानी है तो बनाओ, जाकर कुछ बनाओ। जैसे बाहुबली बनी थी, बाहुबली लोगों ने पसंद की क्योंकि वो उसने बोला ये फिक्शन है, तो ये डायरेक्टर बाहुबली बना सकता था और शायद फिल्म लोगों को पसंद आती थी। तो लेकिन वो कहने लगा ये रामायण है, रामायण है, पीछे से वो जो भजन भी गाए जा रहे थे, लेकिन वो रामायण तो थी नहीं बिल्कुल, ना वो कैरेक्टर्स का लुक जो रियल था। और ये मैं बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि किसी ने देखा नहीं है कि श्री रामचंद्र कैसे ड्रेस करते थे, उनकी पोशाक कैसी थी, रावण की पोशाक कैसी थी। ये वो बहाना बना रहे हैं डायरेक्टर और राइटर कि किसी ने देखा नहीं है, ये झूठ है। जो ड्रेसेस जो दिखाई हैं, हमें ये तो पता है कि प्राचीन काल में इंडियन ड्रेस क्या थी, हमें ये तो पता है। और हमें ये भी पता है कि प्राचीन काल में ग्रीक ड्रेस और रोमन ड्रेस और इंग्लैंड में क्या ड्रेस थी, हमें ये भी पता है। तो तुमने जो इंग्लिश नाइट्स थे या जो रोमन वॉरियर्स थे, ग्रीक वॉरियर्स थे, उनकी ड्रेस इंडियन लोगों को पहना दी, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी हुई है। तो मतलब बेवकूफ़ बनाने का धंधा हुआ। तो ऐसी चीटिंग करोगे तो तुम मुंह के बली गिरोगे। अगर एक्शन फिल्म बनानी है, फैंटेसी फिल्म बनानी है तो फिक्टिशियस बनाओ और उसमें कुछ भी दिखाओ, कोई तुम्हें कौन रोकने वाला है। फैंटेसी है ये, मेरे को दिखाना है जो दिखाना है। जब आप रामायण जैसी चीज़ बनाते हो जिसके ऊपर लोगों की इतनी भावना है, तो कम से कम कुछ हद तक तो फैक्चुअल, आपको जैसी रामायण थी कुछ हद तक तो वैसी आपको बतानी पड़ेगी। कि आप सडनली जो रावण है उसको दिखा रहे हो, वो तो पंख, उसका हेयर स्टाइल पंख वाला हेयर स्टाइल है, इंद्रजीत का हेयर स्टाइल पंख वाला हेयर स्टाइल है। तो आप इतनी क्रिएटिव लिबर्टी लेके आप सोचोगे फिल्म सक्सीड हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली। मनीष सर, किसी एक एक्टर को आप डायरेक्ट करने की आपके अंदर ख्वाहिश हो कि यार मैं उसे डायरेक्ट करना चाहता हूँ? अमिताभ बच्चन साहब, मुलाकात हुई कभी आपकी? बहुत बार। और क्या रहा? बहुत बार। और आपने जाहिर करी कि यार मैं सरकार फिल्म तो मैंने लिखी थी ना, तो मैं तो उनके साथ सेट पे था, बहुत इंटरेक्शन भी हुआ। उसके फिल्म के बाद भी कई बार हम मिले, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है उनके साथ ऐसा, मतलब कभी कभार मिल गए तो मिल गए, मतलब कभी 5-10 साल में एक बार कहीं मुलाकात होती है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए, कि उनकी उम्र के आदमी के लिए मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं। जबकि मैं एक स्क्रिप्ट में उनके पास लेके गया था, लेकिन उसमें उनका मेन कैरेक्टर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये सपोर्टिंग कास्ट तो मैं करूँगा नहीं, आपके पास कुछ ऐसा हो जहाँ मैं मेन लीड हूँ तो फिर मैं देखना चाहूँगा, लेकिन ये सपोर्टिंग कैरेक्टर का तो मैं रोल करना चाहता नहीं हूँ। तो ये इतना ही है। सरकार का आपने जिक्र किया, रामू के साथ आप काम कर चुके हैं, एक डायरेक्टर जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और जिसने रंगीला से लेकर सरकार तक इस तरह की फिल्में दी हैं, अब वो एकदम अलग तरह का सिनेमा की तरफ चले गए हैं। मतलब अभी वो पॉर्न फिल्म बना रहे हैं, अभी वो पॉर्न फिल्म और बी ग्रेड टाइप की सेक्स फिल्म बना रहे हैं। क्योंकि जो क्या होता है ना, जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल ये बहुत बुरी चीज़ है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना एक, ये दारू है, ये लीवर ख़राब कर देता है। मैं बोलता हूँ लीवर तो ख़राब करता है, दिमाग भी ख़राब कर देता है। तो कभी कभी अल्कोहल आप ज़्यादा पियो तो आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। तो रामू सर के साथ वही हुआ है। 8:30 8:30 जैसे ही बजते हैं तो उनका वॉडका का ग्लास, इतना बड़ा ग्लास आ जाता है और फिर रात के 3 बजे तक वो पीते रहते हैं। जब उनकी जवानी में वो ये पी पाते थे, वो ये पच जाता था उनको, ठीक है। और उनकी क्रिएटिविटी भी इतनी जीनियस थे, वो जीनियस थे, इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं उन्होंने। लेकिन अभी वो अल्कोहल उनके दिमाग पर हावी हो गया है, इसीलिए वो वाहियात सी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो उनकी हरकतें देख के एम्बैरेसमेंट होती है कि ये सर आप कर क्या रहे हो।
और वही फिर वो फिल्में भी वैसी पॉर्न टाइप की फिल्म बना रहे हैं, कुछ सेक्स फिल्म, बी ग्रेड टाइप की सेक्स फिल्म बना रहे हैं किसी पॉर्न स्टार को लेके, या पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही उनका जो दिमागी संतुलन दारू की वजह से, ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल, ज़्यादा दारू पीने की वजह से उनका दिमागी संतुलन हिल गया है। और ये मेरी राय नहीं है, बहुत लोगों की राय है, लेकिन Do you feel bad about it? आई फील बैड, एवरीबडी, आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, एवरीबडी इज फीलिंग बैड अबाउट इट, कि इतना बड़ा जीनियस जिसने हम सबको ब्रेक दी है, मैं यहाँ बैठा हूँ उनकी वजह से बैठा हूँ। सरकार वॉज माई फर्स्ट फिल्म, मैंने सरकार लिखी इसलिए मैंने इतनी, उसके बाद मुझे इतनी फिल्में डायरेक्ट करने मिली। मैंने आज 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं। मेरी शुरुआत हुई डरना ज़रूरी से। मैंने डरना ज़रूरी फिल्म की एक स्टोरी डायरेक्ट की थी, उसमें 6 स्टोरी थी और 6 अलग अलग डायरेक्टर थे, मैंने एक स्टोरी डायरेक्ट की। फिर मैंने द स्टोन मैन मर्डर्स डायरेक्ट की, जिसमें के मेनन थे, अरबाज खान थे। फिर मैंने रहस्य डायरेक्ट की, जिसमें के मेनन, टिस्का चोपड़ा थे, जो आरुषि मर्डर केस के बारे में थी, वो 100 दिन थिएटर में चली थी। फिर हाल ही में मैंने 420 IPC डायरेक्ट की थी, जिसमें विनय पाठक थे, रणवीर शौरी, गुल पनाग थे। अब मैंने लेटेस्ट फिल्म जो डायरेक्ट की है वो वन फ्राइडे नाइट डायरेक्ट की है, जिसमें रवीना टंडन है, मिलिंद सोमन है। तो मैंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की हैं क्योंकि रामू सर ने मुझे ब्रेक दिया। उन्होंने मुझे ब्रेक दिया सरकार में एज अ राइटर, और डरना ज़रूरी में एज अ डायरेक्टर उन्होंने ब्रेक दिया। उसके बाद मैंने इतनी फिल्में बनाई। तो मेरे तो मेंटोर हैं और मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ब्रेक दी, लेकिन अब वो भटक गए हैं। और उनको जब तक अल्कोहल की उनको लत लगी हुई है, ये बहुत ही ख़तरनाक आदत है जिसको छोड़ना आसान नहीं है। और इस उम्र में उनकी अभी उम्र हो गई होगी, 65 तक उनकी उम्र हो गई है। तो इस उम्र में उनको वो जो दारू है पच नहीं पा रही। और ये मेरी राय नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की राय है, लेकिन सब मेरे जैसे बेझिझक बोलते नहीं हैं। हर कोई बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिक ओपिनियन देता है। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं बेझिझक बोलता हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मनी सर, what next? What's there in the pipeline? हाँ, अभी मेरी नेक्स्ट फिल्म एक सस्पेंस फिल्म है, और उससे एक सस्पेंस फिल्म का फ्रेंचाइज बनेगा। अभी उसमें एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं एक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं प्रोड्यूसर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ टू प्रीमैच्योर। किसी और इंटरव्यू में मैं आपको जरूर पूरी फिल्म की डिटेल बताऊंगा। You share a fantastic bond with KK Menon. This is what I feel. Yes. This is what I feel. 3 फिल्में की हैं उनके साथ। And he's one of the fantastic actor we have in the industry. आप स्पेशल ऑप्स देखिए उनका, जिस तरह का सिनेमा, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उनको तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तो करना चाहता हूँ उनके साथ काम, लेकिन दरअसल वो बहुत बिजी हो गए हैं। अभी हाल ही में बहुत बिजी हो गए, उनके पास 2 साल के लिए डेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज़ बहुत सारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्पेशल ऑप्स थोड़ा सा चल गया। तो उनको लाइन से सब ने, प्रोड्यूसर्स और OTT प्लेटफॉर्म ने साइन करके रखा हुआ है वेब सीरीज़ के लिए। तो 2 साल के लिए उनके पास डेट नहीं है। मैं तो उनके साथ फ्यूचर में भी करना चाहता हूँ, और अभी भी मेरी बात उनसे होते रहते, कल ही बात हुई मेरी उनसे, तो अपनी फिल्म को ही प्रमोट कर रहे हैं वो। तो फ्यूचर में मैं करूँगा उनके साथ काम ज़रूर। जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं कि सस्पेंस थ्रिलर होगी, उसको डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं, लिख भी आप रहे हैं? बिल्कुल। और कब तक फ्लोर पे ले जाएंगे? सरकार के बाद मैंने सिर्फ फिल्में डायरेक्ट ही की है, मैंने कोई फिल्म सिर्फ लिखी नहीं। सरकार के बाद, सरकार वॉज माई, आई थिंक, फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म जो मैंने एज अ राइटर। तो कब तक फ्लोर पे? देखते हैं, शायद इस अगले 1 साल के अंदर फ्लोर पे जानी चाहिए। अपनी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? इस बेबाकी के लिए हम सबको सलाम करना चाहिए, मनीष सर को। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आजकल ऑडियंस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ ऑब्सेस हो गई है कि फ़लानी फिल्म को इतना करोड़ का कलेक्शन है, फ़लानी फिल्म को उतना करोड़ का कलेक्शन है। ऑडियंस ऑब्सेस हो गई है ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। मैं ऑडियंस से मेरा यही कहना है कि कई फिल्में हैं जो बेहतरीन फिल्में हैं, उनको 1 करोड़ भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं हुआ है। कई फिल्में ऐसी हैं, इतनी अच्छी फिल्में हैं, और कोई फिल्में ऐसी है जिनको 3-3, 4-4, 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है, लेकिन फिल्में एकदम ही वाहियात है, आपको भी पसंद नहीं होगी वो फिल्में। तो इसलिए आप बॉक्स ऑफिस वगैरह भूल जाइए, वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर की किस्मत है। आप सिर्फ फिल्म की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, आपको फिल्म पसंद आई या नहीं पसंद आई, आप उस पर ध्यान दीजिए, और चर्चा, सोशल मीडिया में चर्चा उस पर कीजिए कि मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई या मुझे ये फिल्म नहीं पसंद आई। बॉक्स ऑफिस को छोड़िए ना आप, वो जो ट्रेड एनालिसिस्ट हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर, उन पे छोड़िए, उनका काम है। अपनी बेबाकी के अलावा ये बहुत बेहतरीन राइटर भी रहे हैं। शुरुआत इन्होंने अपने करियर की एज ए राइटर करी, और इतनी बड़ी फिल्म जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उसका हिस्सा थे, सरकार जैसी फिल्म लिखी, लेकिन
एज ए राइटर काम करने के बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा, और फ्यूचर में उसके बाद जब उन्होंने काम करना चालू किया तो सब फिल्म को डायरेक्ट ही किया। सरकार करने के बाद, एज ए राइटर काम करने के बाद, मनीष ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की वो थी डरना ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें और कई कहानियाँ थी, एक कहानी को मनीष ने डायरेक्ट किया और वो भी 28 साल की उम्र में। उसके बाद उन्होंने फिल्म करी द स्टोन मैन मर्डर। आज जो के मेनन आप लोगों के बीच इतने मशहूर मकबूल हैं स्पेशल ऑप्स वाले, उनको डायरेक्ट किया उस फिल्म के अंदर, और उसके बाद फिर उनको वापस रिपीट किया रहस्य में, जहाँ पे टिस्का चोपड़ा, के मेनन दोनों लोग थे, और इन दोनों ने किरदार निभाया रमेश तलवार और उनकी पत्नी का, क्योंकि वो फिल्म आरुषि की जो हत्या हुई थी उसके इर्द गिर्द वो पूरी की पूरी फिल्म थी। फिर ये करने के बाद उन्होंने एक फिल्म और की 420 IPC, उसको भी डायरेक्ट किया, जहाँ विनय पाठक, गुल पनाग, रणवीर शोरी से दिग्गज कलाकार थे, उनको डायरेक्ट किया। जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई है फिल्म, उसका नाम है वन फ्राइडे नाइट, जिसमें उन्होंने रवीना टंडन और मिलिंद सवन को डायरेक्ट की। ये सब तो वो फिल्में थी जो उन्होंने डायरेक्ट की। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। सेक्शन 375 एक फिल्म आई थी, बड़ी चर्चा में भी रही अपने डायरेक्शन की वजह से, राइटिंग की वजह से, लेकिन उसका डायरेक्टर का हो सकता है क्रेडिट किसी और के नाम पे आया हो, लेकिन उसको भी मनीष ने ही डायरेक्ट किया था। जो बात आज तक किसी को पता नहीं थी, वो हमारे रूबरू आपको बताने वाले हैं कि क्या वजह रही कि उनका नाम नहीं आया। डायरेक्टर मनीष गुप्ता ही थे।